हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ और स्पेशली जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि साथियों आपके सिलेबस के आधार पर करवाएंगे, जो कि आपके सिलेबस में मौजूद है। जो जो टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही टॉपिक्स करवाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड सीरीज है ये, आपको कंप्लीट क्लास देख लेना है। चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है। देखिए मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिका जो कि खोपड़ी से निकलती है, बताइए कौन सी है। देखिएगा तो भाई क्रेनियल नसें जो है ना साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो क्रेनियल नसें होती है ये खोपड़ी से निकलती है, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है, तो क्रेनियल नसें, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, और अगर नहीं पता था तो फिर से मैंने ये चीज़ आपको बता दी, आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है, यानी तंत्रिका तंत्र में निम्न में से क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। देखिए तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क आता है, रीढ़ की हड्डी आता है और स्प्लीन आता है, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सभी तंत्रिका तंत्र में शामिल होती है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दो न्यूरॉन के बीच एक सूक्ष्म अंतर जिस पर एक न्यूरॉन से अगले तक जाने पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पर काफ़ी साथी लोग अभी गलती करेंगे, क्योंकि आपको केवल अंग्रेजी नाम आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा, सिनेप्स, ठीक है, लेकिन हिंदी में जब ऑप्शन दे दे तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आए ना, जब हिंदी के ऑप्शन आपको समझ में ना आए तो वहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके आप एक बार इंग्लिश वाला ऑप्शन भी देख लेना। देखो सिनेप्स को ही हिंदी में बोलते हैं अंतग्रथन, याद रखना, अंतग्रथन, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है ना, वो क्या होता है, सिनेप्स जिसको बोलते हैं उसको हिंदी में अंतग्रथन बोला जाता है, याद रखना। तो ये जो है, जब भी ऑप्शंस आपको समझ में ना आए तो इंग्लिश वाला ऑप्शन जो है आप लोग एग्जाम में एक बार चेंज करके देख लेना, ठीक है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस हिस्से से निकलती है। अब देखिए जो रीढ़ की हड्डी होती है ना भाई, वो मस्तिष्क के मेडुला से निकलती है। मेडुला यानी मज्जा, जिसको आप बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए मस्तिष्क के मस्तिष्क स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम के निचले हिस्से, विशेष रूप से मेडुला ऑब्लांगेटा जो जिसको आप बोलते हैं, वहीं से रीढ़ की हड्डी निकलती है। तो बेसिकली आपको मज्जा यहाँ याद रखना है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, मेडुला, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो मानव तंत्रिका तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है, यानी मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसका नियंत्रण कहाँ होता है, मुख्य रूप से याद रखना मस्तिष्क में, ब्रेन में। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क, ठीक है। पुरुष में अंडकोश कितने होते हैं, बताइए। मनुष्य में कितने अंडकोश होते हैं, टेस्टिस जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में, बताइए पुरुषों में कितने जो है ना अंडकोश होते हैं। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 अंडकोश होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। याद रखना प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं, तो भाई एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, लव हार्मोन, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडे को अंडाशय से गर्भ में किसके माध्यम से ले जाया जाता है। तो भाई देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों, किसके माध्यम से, तो भाई डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी के नाम से याद रखना, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं आप, या डिंब वाहिनी आप याद रखना, डिंब वाहिनी के माध्यम से। अगला है फेलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, बताइए। ये जो ट्यूब होता है डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, इसकी लंबाई कितनी होती है। एवरेज याद रखना 7 से 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 10 से 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन के अनुसार याद रखना। ये 7 से 14 सेंटीमीटर लगभग 4 से 5.5 इंच के बीच होती है।
लेकिन हालांकि ये भी आपको याद रखना है कि 10 से 15 सेंटीमीटर तक भी ये हो सकता है, ठीक है। तो भाई इसके एवरेज में आप याद रखना 7 से 14 के बीच में जो भी आपको ऑप्शन मिले ना, या 7 से 15 के बीच में, वही आपको टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, तो देखिए, तो यहाँ पर लव हार्मोन तो मैंने आपको बताया, लव हार्मोन के अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन और पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। तो उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, प्रसव हार्मोन, लव हार्मोन, पिटोसिन, उपरोक्त सभी के नाम से। देखिए, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? भाई बताइए, इनमें से कौन सा हार्मोन है प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है, जिसके कारण बच्चा जो है वो बाहर निकलता है? देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्सीटोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, प्रसव के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भाशय पेशी पर क्रिया करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, यहाँ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं करना है आपको। आगे देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ये पादपों में पूछा जा रहा है, बताइए। पादपों में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? याद रखना, पादपों में ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, जिसको कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य में। क्रेब्स चक्र की शुरुआत किस में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्रेब्स चक्र की शुरुआत किस में होती है? तो करेक्ट आएगा साथियों साइट्रिक अम्ल से। याद रखना, किससे होती है भाई क्रेब्स चक्र की शुरुआत? तो साइट्रिक अम्ल से। साइट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो वह पदार्थ क्या होगा? देखिए, श्वसन के दौरान विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो वह पदार्थ क्या होगा? या तो प्रोटीन होगा या कार्बनिक अम्ल होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों ताकि कम समय में सारे क्वेश्चन आंसर आप पढ़ पाओ। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध किससे है? बताइए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध किससे है? याद रखिए, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की केवल आंतरिक झिल्ली से संबंधित है। केवल माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी ये क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का संबंध किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से। क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम जो प्रथम उत्पाद बनाता है? बताइए। क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम इनमें से कौन सा है जो प्रथम उत्पाद बनाता है? तो देखिए, करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना, साइट्रेट सिंथेटेज, है ना, साइट्रेट सिंथेटेज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्रेब्स चक्र का वह एंजाइम है जो प्रथम उत्पाद बनाता है। एंजाइम का नाम क्या है? तो साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, याद रखेंगे ना, बिल्कुल। आगे देखिए, ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके टॉपिक में जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो ग्लूकोज के एक अणु से कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं? याद रखना 2। ठीक है, कितने पायरुविक अम्ल बनते हैं भाई? तो 2 पायरुविक अम्ल। बैक्टीरिया का श्वसन स्थल क्या होता है? अब देखिए, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो बैक्टीरिया का जो श्वसन स्थल होता है वो होता है मीसोसोम। मीसोसोम के नाम से इसको जानते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि बैक्टीरिया का श्वसन स्थल होता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बैक्टीरिया का श्वसन स्थल कौन सा होता है? तो मीसोसोम। देखिए, कैरोटिन्स एवं जैंथोफिल्स किसके प्रकार हैं? कैरोटिन्स एवं जैंथोफिल्स जो है ये किसके प्रकार हैं, ये आपको बताना है। याद रखिए साथियों, कैरोटिन्स एवं जैंथोफिल्स जो है ना, ये कैरोटिनॉइड्स के प्रकार हैं। कैरोटिनॉइड्स करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटिनॉइड्स के। ठीक है, अगला है, पौधे अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में परिवर्तित करते हैं, यह किसने बतलाया? भाई बताइए, पौधे जो है ना अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में परिवर्तित करते हैं, यह किसने बतलाया था? याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, है ना। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज भी की थी, ये भी याद रखना है, प्रिस्टले ने साथियों।
तो पौधे अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में परिवर्तित करते हैं, यह बतलाया था प्रिस्टले ने। आगे देखिए, हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में शुद्ध करते हैं, यह निष्कर्ष निकाला था किसने, बताइए। हरे पौधे गंदी गैस को केवल सूर्य के प्रकाश में ही शुद्ध करते हैं, यह निष्कर्ष किसने निकाला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको निकाला था जॉन इंजनहाउस ने, याद रखना, जॉन इंजनहाउस इनका नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के कौन से भाग में होता है, बताइए। 7 रंगों का जो प्रकाश होता है भाई, बताइए अधिकतम प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के कौन से भाग में या प्रकाश के कौन से रंग में होता है। तो सबसे अधिक तो होता है लाल में, और फिर नीला में, फिर बैंगनी में, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। अधिकतम प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के कौन से भाग में होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लाल में और नीला में सबसे अधिक, फिर बैंगनी में, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछे तो हरे रंग के प्रकाश में साथियों, हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, याद रखना। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रभावी तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया था लाल व नीले प्रकाश की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन में भाग नहीं लेता, बताइए। इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश श्वसन में भाग नहीं लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया लेता है, क्लोरोप्लास्ट भी लेता है, गोल्जी कॉय नहीं लेता है। तो भाई यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा एक सेकंड, कोशिकांग प्रकाश श्वसन में भाग नहीं लेता है पूछा है ना, हाँ तो यही नहीं लेता है ना, गोल्जी कॉय नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। चलिए आगे देखिए, प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, बताइए। प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है भाई, तो देखिए प्रोटीन से हमारे शरीर को नाइट्रोजन मिलता है साथियों, राइट होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है। तो भाई मानव शरीर का जो रक्त होता है, देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों, 7.4 होता है। 7.4 7 से अधिक अगर होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्षारीय। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है, देखिए प्रतिशत में पूछ लिया है, तो याद रखना मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 2% मस्तिष्क का वजन होता है, याद रखना, ठीक है। एक एवरेज अगर देखें स्वस्थ मानव के शरीर के मस्तिष्क का वजन जो है, आप याद रखना 1300 से 1400 ग्राम होता है, 1300 से 1400 ग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर व नेफ्रॉन का संबंध क्रमशः किससे है। सिंपल क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध हृदय से है और नेफ्रॉन का संबंध ब्रिक यानी किडनी से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेसमेकर का संबंध हृदय से, नेफ्रॉन का संबंध ब्रिक से है। आगे देखिए, श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और छोड़ी जाती है किसके कारण। तो सांस यानी श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है विसरण के कारण, याद रखना, परासरण नहीं विसरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विसरण के कारण। रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रक्त का जो ग्लूकोज स्तर होता है ना साथियों, ये सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है, तो साथियों मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, याद रखना मिलीग्राम, देखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, डेसीलीटर, ठीक है। या तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, या तो मिलीमोल प्रति लीटर में, मिलीमोल यानी मिलीमोल प्रति लीटर, प्रति, देखिए अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकता है, मिलीमोल प्रति लीटर, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको मिलीमोल प्रति लीटर दे या मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर दे, ये आपको याद रखना है कि रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है ये किसमें व्यक्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, है ना, कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, याद रखना, ठीक है, और मिलीमोल प्रति लीटर में, दोनों ही याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, याद रखना, बड़ी आंत। जब भी जल व खनिज पूछे वो बड़ी आंत में होता है और बाकी सभी का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, मानव में ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव में
ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? भाई बताइए, मानव शरीर का सीपीयू किसको कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखना ब्रेन को, यानी मस्तिष्क को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए। वैसे अगर रक्त का निर्माण पूछे, सामान्यतः रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो ये जनरली यानी सामान्यतः अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। याद रखना, प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा में ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट एक्सपेक्टेड करवा रहे हैं, जो कि पेपर में पूछेंगे, और ये पूछेंगे तब नहीं बन पाएंगे अगर आप अभी से नहीं पढ़ के रखोगे तो, है ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिलिरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? भाई बिलिरुबिन एक वर्णक है, पिगमेंट है, इसके कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? याद रखना, बिलिरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग जो है वो हल्का पीला होता है। देखिए हमारे रक्त का लगभग 55% भाग जो है ना वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का लगभग 90% भाग केवल जल होता है। बाकी का जो 45% भाग है रक्त का, वो साथियों उसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, याद रखना। तो बिलिरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का कौन सा रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है, याद रखना। देखिए प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं बताइए। भाई देखिए प्लाज्मा में ना साथियों ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं, एक बार याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तो फाइब्रोनोजेन, एल्बुमिन, इसके अलावा ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी प्रोटीन हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? अभी मैंने आपको बताया था रक्त कणिकाएं 55% होती हैं साथियों, और इन 55% में क्या होता है? तो इस 55% में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है? तो और होता है प्लेटलेट्स, याद रखना प्लेटलेट्स। ठीक है, 45% ये हो गया, और रक्त का जो 55% भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो भाई ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है इसका जीवन काल एवरेज अगर देखें तो 7 से 10 दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 7 से 10 दिन। निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा? देखिए निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान वायु का आयतन घटेगा, डायफ्राम शिथिल होगा, वायु श्वास नली से बाहर निकलेगी, ये सभी होगा श्वसन की प्रक्रिया में। लेकिन श्वास नली सिकुड़ जाएगी क्या? क्या श्वास नली सिकुड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अब देखिए श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य तो यही होता है कि शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, और दूसरा कार्य होता है इसको बाहर, देखिए शरीर में ऑक्सीजन ले जाना और फिर इसको बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए श्वास को नियंत्रित करने वाली जो मांसपेशी है वो होती है डायाफ्राम, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, डायाफ्राम। नेक्स्ट है, निःश्वसन के दौरान सांस से आवाज़ का आना कौन सा रोग है? देखिए सांस के दौरान जब सांस से आवाज़ आता है तो वो कौन से बीमारी का लक्षण होता है? याद रखना अस्थमा का, अस्थमा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? देखिए श्वसन के दौरान ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होता है, क्या नाइट्रोजन में कोई, श्वसन की प्रक्रिया में क्या नाइट्रोजन का कोई भी कार्य है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा अभिलक्षण है जो वंशागत नहीं है? चमड़ी का रंग तो है, आंखों का रंग भी है, शरीर की आकृति भी है, बाल की प्रकृति जो है ना ये अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किसको मेंडल के नियम का अपवाद कहा गया है? तो भाई सहलग्नता। साथियों सहलग्नता जो है ना ये मेंडल के नियम में एक अपवाद है। सहलग्नता जिसको प्रभाविकता का नियम भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लिंकेज बोलते हैं, लिंकेज। ठीक है, ये जो है मेंडल के नियम का एक अपवाद है साथियों। संतति में पूर्वजों के गुणों का आना क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको एक तो वंशानुक्रम बोलते हैं या फिर इसको एडाबिज्म बोलते हैं। ये नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, एडाबिज्म, याद रखना। ये संतति में पूर्वजों के गुणों का आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना क्या कहलाता है? तो एडाबिज्म, यानी करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में
एलोजोम या लिंगी गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए मनुष्य में एलोजोम या लिंगी गुणसूत्र की संख्या जो है वो 2 होती है, यानी 1 जोड़ी होती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जोड़ी। निम्न में से किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो भाई लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती है साथियों, लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों का युग्मक मिलकर जो बच्चे का निर्माण होता है उसको लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीन का जो वैकल्पिक रूप है उसको एलील या एलील्स के नाम से जानते हैं, याद रखना। जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? तो या तो एलील या एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किसको नियंत्रित करते हैं? बताइए, जीन किसको नियंत्रित करते हैं? एक क्वेश्चन होमवर्क का भी आपसे पूछेंगे अभी। तो देखिए जीन किसको नियंत्रित करते हैं? तो करेक्ट आएगा आनुवांशिकता और प्रोटीन संश्लेषण को, दोनों को ही, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा। जीन किसको नियंत्रित करते हैं? तो आनुवांशिकता और प्रोटीन संश्लेषण को। चलिए होमवर्क का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राकृतिक वर्ण के द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। लेमार्क ने, डार्विन ने, मेंडल ने या अरस्तू ने? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। साथ ही में आप बताइएगा कि इनमें से लगभग कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते थे और लगभग कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आप पहली बार देख रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेंगे और वहाँ आप छोड़ के आओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।